पावर की चढ़ाई बताती है कि जब लोग डर और भ्रम में होते हैं तब पैदा होता है एक तानाशाह, और वो कौन था? हिटलर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, ठीक है, हिस्ट्री का, हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर आए, ठीक है, लेकिन वो एकदम पावर में तो नहीं आएंगे। तो क्या जर्नी रही जब उन्होंने सत्ता को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया, या किस तरीके से पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया। एडोल्फ हिटलर, ठीक है, फोटो भी आपने पहले देखी होगी और इनके किस्से कुछ एक सुने होंगे कि भाई ये तो बहुत खतरनाक थे। स्टार्ट करते। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और इनका जो बचपन था, एक तरीके से जब ये थोड़े समझदार हुए तब तक बड़ा समय इनका गरीबी में बीता। तो प्रॉब्लम्स तो उन्होंने देखे थे। क्यों बीता? क्योंकि ये एक टाइम था जब क्राइसिस तो थी, बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा हिट कर गए थे क्राइसिस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे जब इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी तो ये उस टाइम पे आर्मी में एनरोल हो जाते हैं और एक तरीके से यहाँ पे कॉर्पोरल की तरह काम करते हैं, यानी कि एक छोटे लेवल पे आर्मी के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां पे अपना वर्क परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे इनको कुछ मेडल्स भी मिलते हैं फॉर हिज ब्रेवरी, क्योंकि ये शुरू से डरते तो नहीं थे। जर्मन डिफेक्ट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सली होती है तो ये इससे बड़े मतलब चिंताजनक कंडीशन में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से जर्मनी के लीडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। जर्मनी की जो डिफीट थी वो भी इनको कहीं ना कहीं डरा देती है कि कैसे जर्मनी हार सकता है, कैसी कंडीशन हो जाएगी, सोच के ही ये डर जाया करते थे। 1919 में ये एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। एकदम से कोई बड़ी सीढ़ी नहीं चढ़ जाता है, छोटे छोटे लेवल्स को क्रॉस करके को बहुत बड़े अचीवमेंट्स लोग अचीव करते हैं। हिटलर की भी शुरुआत यहीं से हुई कि उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। ये बाद में जाके इसी पार्टी के हेड बन जाते हैं और इसका नाम बदल देते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही पार्टी बाद में जाके नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी, ठीक है। ये इनकी आइडियोलॉजी नाजिज्म थ्योरी और इनकी पार्टी नाजी पार्टी। आगे क्या होता है नाजी पार्टी का जर्मन पॉलिटिक्स में, कैसे यहाँ पे ये आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो इनकी पार्टी के साइन, स्वास्थ्य का साइन होता था, स्पेशल काइंड ऑफ सैल्यूट इनकी पार्टी में, ये इनके एक तरीके से कुछ सिंबल्स होते थे। 1923 में हिटलर प्लान करते हैं कि बावरिया और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सीज कर देंगे और यहाँ से बर्लिन जाते हैं और पूरी पावर यहाँ पे अपनी फैला देते हैं, कैप्चर करते हैं काफी एरियाज को। लेकिन 1928 में क्या होता है, इन्हें सिर्फ 2.6% वोट्स मिलते हैं जर्मन पार्लियामेंट में। 2.6% वोट्स थोड़े कम है। 1928 में ही ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका की एंट्री हो रही होती है, तो वो भी इफेक्ट कर जाता है जर्मनी को। तो मतलब बेचारे ने एंट्री ली ही दी हिटलर जी ने, और यहाँ पे वोट्स कम मिलने की वजह से एकदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 1929 में समझ जाते हैं कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे, प्रोपेगेंडा लाने पड़ेंगे। तो व्हाट वाज दिस प्रोपेगेंडा? वाइप आउट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी इन्होंने बोला कि जर्मनी की मेजर प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे हैं, फाइनेंशियली हम लोग क्या है, बहुत परेशान है। तो हिटलर बोलते हैं, एडोल्फ हिटलर बोलते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं जड़ से साफ कर दूंगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जर्मनी में बचेंगे ही नहीं। 1932 में अगेन इलेक्शन होते हैं और रिमार्केबल विक्ट्री लेते हैं 37% ऑफ टोटल वोट्स के साथ, जीत गए हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अब आगे क्या होता है, हिटलर का प्रोपेगेंडा होता है, इनके प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक लाइन है, ही वाज अ पावरफुल स्पीकर। किसी भी लीडर का, स्पेशली किसी पॉलिटिशियन का, या फिर जब आप किसी नेशन को कंट्रोल कर रहे हो, आपका एक पावरफुल, एक इन्फ्लुएंसिंग स्पीकर होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपनी बात जनता को समझा पाओगे और जनता, ऐसी बात आपकी होनी चाहिए करने का तरीका कि जनता आपको सुने। हिटलर के पास वही क्वालिटी थी कि आए तो बड़े स्लो जर्नी के साथ थे, बट जैसे ही आया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें लोगों के सामने रखी, लोगों ने बहुत इजीली इनके साथ कनेक्ट कर लिया, प्लस ट्रस्ट कर लिया कि हाँ, ही विल द पर्सन जो यहाँ की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्चुअली वाइप आउट कर देगा। He promises to make Germany a powerful nation, बोलते हैं कि मैं जर्मनी को सबसे ताकतवर देशों में से एक देश बना दूंगा, और ट्रीटी ऑफ वर्सली में जो भी चीजें हुई है ना, हमारे रिसोर्स रिच प्लेसेस चली गई, पॉपुलेशन यहाँ से वहां शिफ्ट हो गई, सब सही कर दूंगा। यहाँ पे लोगों की डिग्निटी जो बेचारों की लॉस्ट हुई है वो तो आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और इसके अलावा जो बाकी बड़े बड़े पावरफुल फॉरेन नेशन जो इंटरफेयर कर रहे हैं ना जर्मनी में, वो नहीं होगा। और यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री कॉन्स्पिरेसीज कर रही है कि जितना ज्यादा हो सके नेशंस पे कंट्रोल करने जर्मनी के एरियाज पे, वो भी मैं स्टॉप कर दूंगा। प्रोमिसेस देख रहे हो हिटलर के, बिल्कुल ऐसे प्रोमिसेस
कि जनता एक बार में ही सुन के बोले कि भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि ये वही प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे थे कि जनता इजीली कनेक्ट कर पाए। जनता बहुत परेशान हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और ट्रीटी ऑफ वर्सली के बाद। हिटलर ने एक नया ही स्टाइल निकाला पॉलिटिक्स का। कैसा स्टाइल? वो समझ गए थे कि यहाँ के जो लोगों के जो रिचुअल्स हैं, जो चीजें हैं, उनसे कनेक्टिविटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। उन्होंने बोला कि जनता को जितना ज्यादा सपोर्ट में लाओगे उतना ज्यादा यहाँ का डिक्टेटर पावरफुल हो जाएगा। कैसे यहाँ का रूलर पावरफुल हो जाएगा? मैसिव रैलीज करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सेंस ऑफ यूनिटी, भाई हम सब एक है, सारे जर्मन एक है, कुछ डिफरेंस नहीं, हम बिल्कुल मिल के लड़ेंगे, हिटलर हमारे लीडर हैं, हम जीत के दिखाएंगे, सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। यहाँ पे इनका एक साइन होता था रेड बैनर विद स्वास्तिका, मैंने अभी आपको दिखाया था, एक नाजी सैल्यूट होता था, और ये कुछ रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज होते थे उनकी स्पीचेस के बाद। ये सब सिंबल बन जाते हैं नाजी पार्टी के, और एक पावर, सिंबल ऑफ पावर ऑफ नाजी पार्टी भी ये डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक तरीके से एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि लोगों की डिग्निटी हम मेंटेन करेंगे, हर पर्टिकुलर पर्सन ऑफ जर्मनी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस है, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो किसी इंसान के लिए, उन सबको हिटलर आएंगे और खत्म कर देंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, वेमार रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म में काम कर रहा था ना, अब हिटलर आ गए, एडोल्फ हिटलर डिस्ट्रक्ट कर देंगे डेमोक्रेसी को, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। क्या करेंगे? 13 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग होते हैं, वो इनको चांसलरशिप ऑफर कर देते हैं, विच इज द हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ जर्मनी, कि भाई आप जर्मनी में यहाँ पे संभालोगे। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे ऊंची पोजीशन होती थी चांसलरशिप, वो इनको दे दी जाती है। लेकिन फरवरी 1933 में एक फायर लग जाता है जर्मनी पार्लियामेंट में, और यहाँ पे जो फरवरी में होती है वो पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग तहस नहस तरीके की बात होती है। लेकिन 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्री आता है, और वो सारे सिविक राइट को खत्म कर देता है कि भाई अब कोई सिविक राइट, सिविल राइट्स नहीं बचे हैं लोगों के। और यहाँ से फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, यहाँ पे जो भी गारंटी थी बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी को भी सस्पेंड करने की बात की जाती है। अब टर्न हो जाती है सारी चीजें। Then he turned on his Archimedes, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. The repression of the communists was severe. अब आए ना हिटलर अपने असली फॉर्म में। जो लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे या जिन लोगों को एक्चुअल जर्मनी से रिमूव करना चाहते थे, उनके लिए बन जाता है कंसंट्रेशन कैंप। आगे मैं इसमें आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कंसंट्रेशन कैंप क्या था। ठीक है, एक बिल्डिंग जहां पे लोगों को जबरदस्ती बस भर दिया जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं, बस उनको रखा जा रहा है, और जब उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, फूड वाटर ऑन द टाइम, हाइजीन नहीं मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। वही थे कंसंट्रेशन कैंप। 3 मार्च 1933 में एक मोस्ट एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट पास होता है, इनेबलिंग एक्ट। ये एक्ट यहाँ पे जर्मनी में इनकी डिक्टेटरशिप चालू कर देता है। हिटलर को सारे पावर्स मिल जाते हैं बाय साइड करके पार्लियामेंट को, कि अब कोई पार्लियामेंट नहीं हो, यहाँ पे रूल बाय डिक्री होगा, मतलब अब चांसलरशिप मेरे पास है, हिटलर मैं हूँ, मैं ही रूल करूंगा यहाँ पे। इस टाइप की कुछ कंडीशन वहां पे आती है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और ट्रेड यूनियंस होते हैं, सब बैन हो जाते हैं, सिर्फ नाजी पार्टी है जो भी है, सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी ही है। सीट जो होता है कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है, मतलब नाजी पार्टी जो होती है कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है सारे सेक्टर्स ऑफ अ नेशन, वेदर इट्स इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। यहाँ पे कुछ स्पेशल फोर्सेस क्रिएट कर दी जाती हैं, और यहाँ पे जो रेगुलर पुलिस तो थी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ऐसे और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, उसके अलावा गेस्टेपो नाम है एक सीक्रेट स्टेट पुलिस का, एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस, मतलब कि बिल्कुल तगड़ी व्यवस्था है ना। कुछ खुफिया एजेंट्स भी हो गए, स्पेशल पुलिस भी हो गई, गेस्टेपो सीक्रेट पुलिस भी हो गई, सब है। अब तो हिटलर को कोई डर की बात ही नहीं है, और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अब कंट्रोल कर लेंगे जर्मनी पे। कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? रिकंस्ट्रक्शन किस टाइप का, ये देखते हैं। देखो, ऐसा नहीं था हिटलर ने जो प्रॉमिस किए वो पूरे नहीं किए, बिल्कुल प्रॉमिस को पूरे करने की कोशिश की थी, किए भी थे। पहली बात उन्होंने सबसे प्रोपेगेंडा में क्या बोली थी, आई विल वाइप आउट ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कैसे किया? हिटलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हजारमर शासक को, नाम याद रखना है, हजारमर शासक। इन्होंने एक चीज पे काम किया जिसका नाम उन्होंने दिया फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट।
देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी इंडस्ट्रीज में, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे इस बात को समझ के उन्होंने स्टार्ट किया थ्रू द स्टेट फंडेड वर्क डेलीगेशन प्रोग्राम। ओके, ये एक फोटो देख रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज हुई, सबसे पहली चीज तो हुई जर्मन सुपर हाईवेज बने, और दूसरी चीज ये हुई जो हम आजकल अभी भी देखते हैं ना, कार की कंपनी वॉक्सवैगन, ये उसी टाइम बनी, ठीक है। और ये उस टाइम पे एक पोस्टर निकला था वॉक्सवैगन का। तो ये आप समझ पा रहे हो कि उस टाइम पे इतना बड़ा एक्शन सडन लेना कितनी बड़ी बात नहीं होगी। तो हजालमर शासक की जो थ्योरी थी उसने काम किया। अब हजालमर शासक ने और क्या क्या बोला, उन्होंने बोला भाई हिटलर, अपन एक काम करते हैं, फॉरेन पॉलिसी उसमें ऐसा करते हैं। 1933 में उन्होंने उनको लीग ऑफ नेशन से निकालने की बात की, ठीक है। आप लीग ऑफ नेशन क्या है, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जो पहले बना था फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड हार्मनी अमंग द नेशन। बट आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर बनते हो, या पार्टनर नहीं, एक तरीके से उसके मेंबर भी बनते हो, तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग, या फिर आपको अपना एक तरीके से टाइम ही क्यों ना देना पड़े, पर कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे जर्मनी वैसे ही परेशान, तो उसने बोला कि भाई रिकवरी के लिए जो कुछ चीजों में आप ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटेड हो, विदड्रॉ फ्रॉम देम। 1933 में विदड्रॉ कर देता है लीग ऑफ नेशन से। 1936 में याद है राइनलैंड रिसोर्स रिच प्लेस, उसको ऑक्यूपाई करने की बात करता है। 1938 में यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया इंटीग्रेट होते हैं, और यहाँ पे एक स्लोगन आता है, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ठीक है। सब लोग एक हैं, एक साम्राज्य, और हमारा एक ही लीडर एडोल्फ हिटलर। उन्होंने सडेटन लैंड भी चेकोस्लोवाकिया से कैप्चर कर लेते हैं। एडवाइस करते हैं वो हिटलर को कि भाई हिटलर, एक बहुत काम की बात है, और वो काम की बात ये है कि तुम जो ये वॉर्स में लगे हो ना, एक तरीके से जा रहे हो वॉर में और जगहों को बढ़ाने के लिए जो चीजें कर रहे हो, इनको थोड़ा रोको, तभी हम वो पैसे को एक तरीके से सही तरह से यूज करेंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल पाएंगे। बट हिटलर चोज वॉर, ठीक है। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो फाइनली हजालमर शासक ने बोला भाई इतना ही कर सकते थे, और वो वहां से चल देते हैं। आगे फिर हजालमर शासक का जिक्र हमें मिलता नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने यहाँ पे एक्शन लिए, मतलब दे प्रूव वेरी सिग्निफिकेंटली कि मतलब बहुत अच्छा काम करके गए। आगे क्या होता है, मैप थोड़ा ब्लर है, पर हम बता देते हैं कि भाई देखिए ये एक तरीके से आपका सेंट्रल जर्मनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ न्यूट्रल नेशंस हैं। तो इस तरीके से ये मैप हो जाता है इन 1942। वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री हो रही है अब हमारी। कैसे, हिटलर को ये भ्रम हो गया था, भ्रम नहीं, उसको यकीन भी था कि हमसे ज्यादा ताकतवर तो अब कोई है ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 1939 सितंबर में जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है, इन्वेजन करता है वहां पे, और वहां पे स्टार्ट करता है वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। यानी इन्हें पोलैंड पे कब्जा करने की बात की, जिसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ इनकी एक तरीके से वॉर टाइप स्टार्ट होने की बात हो जाती है। 1940 में ट्री पार्टी पैक्ट होता है, यानी 3 वो कौन से नेशन के साथ आते हैं, जर्मनी, इटली एंड जापान, तीनों साथ हो जाते हैं, बोलते हैं अपन सब भाई भाई अब मिलकर लड़ेंगे। कैसे लड़ते हैं, 1940 में, एट द एंड ऑफ 1940, यहाँ पे हिटलर जो होता है बिल्कुल पावर में आ चुका है। उसको ऐसा लग रहा है मुझसे ज्यादा तो कोई खतरनाक हो ही नहीं सकता। कैसे, आप जब अपनी बुक देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे आसपास सोर्सेस हैं, तो हिटलर की उस टाइम के एक्टिविटीज के ऊपर लोगों के रिव्यूज भी रहते थे, वो कितने इंपॉर्टेंट है आपको एक बार देखना जरूर चाहिए। 1941 में जर्मनी अटैक कर देता है सोवियत यूनियन पे। अब जर्मनी क्या करता है, मतलब हिटलर क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जर्मनी, तो हिटलर ये सोचते हैं कि भाई अगर ये जर्मनी है तो जर्मनी को क्या करना चाहिए, सिर्फ यहाँ से क्यों अटैक करना है, उसको पूरा वेस्टर्न फ्रंट से भी करो, ईस्टर्न से भी करो, यहाँ से भी कर दो, यानी कि सब जगह से अटैक करके पूरी तरह से कंट्रोल कर लो। क्यों, क्योंकि जर्मनी तो अपने आप में पावरफुल है। यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट से वो जाता है ब्रिटिशर्स पे, और ईस्टर्न फ्रंट से जाता है सोवियत आर्मी पे। यानी कि अब देखो आर्मी तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, एक साथ सब जगह कैसे आप कर पाओगे मैनेज। सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को हरा देती है स्टालिनग्राड में, और जापान जो होता है क्योंकि जर्मनी के साथ मिल गया था ना, तो यूएस के पर्ल हार्बर बेस पे अटैक कर देता है। पर्ल हार्बर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वहां पे वो अटैक कर देता है। यूएस को गुस्सा आ गई, भाई हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, आप आए आपने अटैक कर दिया जर्मनी के साथ मिलकर, क्योंकि आप अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे, अब हम दिखाएंगे पावर होती क्या है। यूएस वॉर में एंट्री लेता है और हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फेंक देता है, जिसके इम्पैक्ट आज तक जापान में देखे जाते हैं। The World War II ended with the Hitler's defeat. हिटलर हार जाता है। सुनने में ही अजीब लग रहा है ना कि हिटलर जैसा इंसान हार गया,
बट एक्चुअली जब आप भूल जाते हो कि आपकी एक्चुअल पावर कितनी है और आप रियलिटी के साथ मैच नहीं करते हो, तो आप ऐसी ही डिफीटेड एक तरीके से चीजों को ही देखोगे। डिफीट उन्होंने देखी वर्ल्ड वॉर 2 में, जो उनके लिए बहुत मैसिव डिफीट रही। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे एंड होता है हिटलर की हार के साथ। स्टूडेंट्स, हिटलर तो गया, पर उसके जाने के साथ वो ये भी सिखा के गया कि डेमोक्रेसी किसी नेशन में कितनी ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस हमारे फ्यूचर एजुकेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।